नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है। फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं, जहां पर यातायात माह दिसंबर में सर्वाधिक दुर्घटना और दुर्घटनाओं में मौत हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाने के निर्देश दिए। वहीं ARTO प्रवर्तन की लापरवाही से हो रही दुर्घटना मौत बनकर सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। शासन के आदेश के क्रम में कल हम लोगों ने सड़क सुरक्षा माह का बैठक किया था। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और NHI, PWD और जितने स्टेक होल्डर हैं, CO, ट्रैफिक, पुलिस, ये सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया और जितने ब्लैक स्पॉट जनपद में उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके उनको एक्सीडेंट वहाँ कैसे मिनिमाइज किया जाए इस संबंध में कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जो हाईवे बना हुआ है, हाईवे पे जहाँ भी जंक्शन है, वाई जंक्शन है, T जंक्शन है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, टेबल टॉप स्ट्रिप बनाने के लिए, डेलिमिटर लगाने के लिए और जहाँ पे हमें चौराहा है, चौराहा को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करें, इन संबंध में हम सब कार्रवाई PWD के माध्यम से, NHI के माध्यम से और CO ट्रैफिक और ARTO के कंबाइंड टीम बना के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो दुर्घटना है और जो दुर्घटनाएं विगत वर्ष में घटी है, इसके संबंध में मैंने एक संयुक्त टीम बना दी है ARTO की और NH की और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है NHI में, उनको लेके कि जो एक एक दुर्घटना का विवेचना करें और उसको हम कैसे, कौन सी दुर्घटना मैकेनिकल रूप से हुई है और कौन सी दुर्घटना जो है रोड के डिजाइन के कारण या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उसको इम्प्रूव कर सकें। इस संबंध में हम लोगों ने कल विस्तृत विचार विमर्श करके सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि 15 दिवस के अंदर इन सब पर हमारे पास एक ठोस कार्य योजना आ जाएगी, उसके अंदर हम लोग अमल दुर्घटनाओं लेकर काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने शासन को निर्देश दिए हैं, अतिरिक्त एक माह चलाने के लिए इसमें क्या प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों द्वारा? देखिए, इस समय जो है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके क्रम में रोज़ जो है सड़क में जो है वाहन चलाते समय सावधानी बरतने से लेकर के, जागरूक रहने से लेकर के और एक्सीडेंट होने के बाद त्वरित उनकी जो है चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के सारे का जो है 1 महीने का जो कार्यक्रम है, उसमें आज जो है गांधीगिरी करके जो है लोगों को, अगर जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है, जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसको गुलाब का फूल दे करके जो है उसको इस दिशा में वैल्यूज और मॉरलिटी के आधार पर उसका हृदय परिवर्तन करके जो है ट्रैफिक रूल का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए आज हम लोगों ने इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे जनपद के जो है ADM साहब और एडिशनल SP साहब भी शामिल रहे। जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए उन पर क्या किया जाएगा, किस तरह दुर्घटना? देखिए, ब्लैक स्पॉट जो है वो 3 कैलेंडर जो है ईयर में एक बार जो है सड़क पर जो है, अगर 500 मीटर एरिया, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे प्रदेश मार्ग हो, चाहे जिला जो है मार्ग हो, उसमें अगर लगातार एक कैलेंडर वर्ष में 3 दुर्घटनाएं जो है या 10 मृत्यु होती है तो उसको ब्लैक स्पॉट की कैटेगरी में माना जाता है। तो हमारे यहाँ वर्तमान में 12 ब्लैक स्पॉट जिस पर जो है सुधारात्मक कार्रवाई जो है निरंतर हो रही है, जिसमें 5 जो है ब्लैक स्पॉट PWD के हैं और 7 NHI के हैं। तो NHI के जो है वो, क्योंकि सड़क जो है बन रही है, इसलिए उस पर अभी सुधारीकरण का काम जो है अपूर्ण है, लेकिन PWD का जो है सुधारीकरण का काम पूरा कर लिया गया। इस तरह मार्च सितंबर 2023 में जो दुर्घटनाएं, उसकी अपेक्षा 2024 में ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई और मौतें भी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, दुर्घटना जो हुई है उसमें परसेंटेज हमारे 23 और 24 में बहुत कम है, लेकिन ये है कि इस पर जो है इसी नाते जो है जो चिंता का विषय है, तो इसमें अभी जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जो हुई है 3 तारीख को, उसमें DM सर ने निर्देशित किया है कि इससे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे जो है PWD हो या जो है NHI हो या जो है हमारा परिवहन विभाग हो, सब लोग संयुक्त रूप से इस पर बैठ करके विचार विमर्श करके कि दुर्घटनाओं का कारण क्या है, तो उस पर जोर देकर उस दिशा में सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे दुर्घटनाओं का जो हमारा लक्ष्य है भारत सरकार का कि प्रति वर्ष 50% कम किया जाए, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे।
प्रयागराज महाकुंभ 2025 की यातायात व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ 2025 के सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर मेला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को जानकारी भी दी गई। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 में यातायात को लेकर विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। प्रयागराज आने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जैसे अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज साहब ने स्पष्ट किया है कि वाहन अपने पार्किंग तक आते रहे। पार्किंग के बाद जो स्थल है वहां से घाट तक जो मुश्किल से कहीं 1 किलोमीटर होगा, कहीं 5 किलोमीटर होगा, सिर्फ उसी स्थल तक जो है आपका नो व्हीकल जोन होगा। और सारे इमरजेंसी व्हीकल्स जो है वो सारे इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए पर्याप्त रहेगा जगह उनको चलने, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस की गाड़ी हो, चाहे आपके जो प्रेस की गाड़ी हैं जिनको आपको परमिशन मिल चुका है, वो सभी अपने यथावत चले। ग्रीन कॉरिडोर भी बना रहेगा ताकि किसी भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकें। सर, अगर बात करें तो कुल कितनी जो है पार्किंग बनाई गई है, कितने वाहनों को रखने की क्षमता रखी गई है? 5.5 लाख गाड़ियों को रखने के लिए हमारे पास क्षमता है, जिसे और ये जो सारा दिन पे ये ज्यादातर पार्किंग खाली रहते हैं क्योंकि इस बार कहीं चुना पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से किया गया है। कई सारे पार्किंग में आपको वेटिंग जोन बनाए गए जहाँ पे आपको खाने की फैसिलिटी है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, जहाँ पे शौचालय की फैसिलिटी है, जहाँ पे कुछ आराम करने की फैसिलिटीज है। तो सभी चीजों से वो प्लान करके तब आपके लिए वेंडिंग जोन बनाया गया है ताकि जो हमारे पार्किंग है 24 सैटेलाइट पार्किंग है वो सभी अपने तरीके से कंप्लीट रहे। ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया, इसका मकसद क्या है? ग्रीन कॉरिडोर जो है हमारा इमरजेंसी व्हीकल के लिए है, जैसे एम्बुलेंस हुआ या किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमको लोगों को ले जाना हुआ या ले आना हुआ, स्पेशली अगर फोर्सेस के लोग हैं, हमारे पीएससी के लोग हैं, उनको ले जाना ले आना हो, उसका इस्तेमाल उस समय करेंगे। उसका कोई आम यूज नहीं है, सिर्फ क्राइसिस के केस में यूज होगा। वहीं बस्ती में बंद विद्यालय परिसर में जलती हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 2 थाने की फोर्स पुलिस जांच में जुटी है। इसी के साथ जलती लाश के पास पटरा, बल्ली और चप्पल मिला है। वहीं बेटी और पत्नी का दावा है कि ये शव उनके परिजन का है। सूचना पर पहुंची वाल्टरगंज पुलिस और सीओ सदर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जांच जब तक ना हो जाए तब तक यहां बताना संभव नहीं है कि लाश किसकी है और वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज अंतर्गत ग्राम धौरहरा में एक इंटर कॉलेज जो 4-5 साल से बंद पड़ा है खंडहर स्थिति में, उसमें आज मिस्टर जामवंत शर्मा की पत्नी द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि उनके जो खंडहर नुमा कॉलेज का एक कमरा है उसमें आग जल चुकी है और उस आग में जो एक व्यक्ति पूरी तरीके से ऑलमोस्ट जल चुका है वो उनके पति का शव है। इस सूचना पर पुलिस की पूरी टीम, फोरेंसिक, स्वाट, सर्विलांस, यहाँ के अधिकारीगण सभी लोगों द्वारा मौका मुआयना करके नियमानुसार उसमें से सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही है। पीड़ित पक्ष में से लोगों से बातचीत की जा रही है और बातचीत करा करके अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। जी सर, इन्होंने क्या कोई दुश्मनी वगैरह या कुछ उन्होंने कंप्लेन किया इस तरह का कि किसने अब किसी पे देखिए शंका है? प्रथम दृष्टया जो जिसके विषय में बताया जा रहा है कि जो गायब हैं वो सवेरे के समय 5 बजे के लगभग रूटीन के तरीके से घर से निकलते थे, लौटे नहीं हैं। उनकी पत्नी द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हीं की डेड बॉडी को जलाया गया है। वो व्यक्ति वर्ष 2014 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में वो ऑलरेडी वो जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद अब क्या रंजिश है, किस तरीके का मामला है, ये पूरी की पूरी तथ्यों पर पूरी टीम कार्रवाई कर रही है। वहीं फर्रुखाबाद जिला जेल में बंद कैदी ने रुपयों ना देने पर जेलर पर लगभग 3 दिन भूखा रखकर उसकी जमकर पिटाई की है और उस पर फर्जी मुकदमा लगातार सजा दिलवाने की धमकी भी दी है। बंदी की शिकायत पर न्यायालय में उसका मेडिकल कराया गया। वहीं लोहिया में किए गए मेडिकल में कुल आधा दर्जन चोटें मिली। उनसे इस बात की जानकारी करी जाए, वो बताएंगे कितने पैसे देते हैं क्या नहीं। भीतर अंदर दबा वहाँ के जो कहते हैं सब उन्हीं कहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? विकास सक्सेना। कहाँ रहते हो? मोहम्मदाबाद, राजीव नगर। किस मामले में आए थे?
मैं सर 10 साल की सजा पड़ गई उसमें। किस मामले में थे? 307 में। 307 में थे। वहीं मथुरा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सपरिवार पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे, जहां वो महावन के रमन रेती धाम पहुंचे और सबसे पहले वहां उन्होंने भगवान रमन बिहारी के दर्शन किए, फिर मां यमुना की आरती भी की, जिसके बाद गुरु शरणानंद जी का आशीर्वाद लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए मोहन यादव ने कहा कि ये उनकी धार्मिक यात्रा है। मकर संक्रांति के पर्व पर कुंभ में स्नान होगा, उससे पहले वो गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और वैसे तो कई कारण से मथुरा की अपनी एक विशेष पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियाँ हैं जो सदैव अपने अस्तित्व और मोक्षदायिनी है। मेरी अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बड़ा उदासीन है। गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में आकर के माँ यमुना जी का पूजन सपरिवार किया। मुझे इस बात का संतोष है, सनातन संस्कृति की धारा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये ऐसे अद्भुत चमत्कारी और कई कारणों से आज भी समाज में वंदनीय हमारे देवता हैं, जिनके कारण से हर युग में, हर काल, हर परिस्थिति में देश का विश्वास भी इनके साथ रहता है और कई कारणों से इनकी शिक्षाएं आज भी समीचीन है, आज भी उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूं हमने अपनी शिक्षा नीति में भी मध्य प्रदेश में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की सनातन संस्कृति की कई धाराओं का समाविष्ट किया है। और खास करके तो देव दर्शन करने का जो आनंद पौष माह में संक्रांति का पर्व आने वाला है, ऐसे उस पूर्व संध्या पर जब हमारे कुंभ का भी स्नान होना है, उसके पहले मैं मथुरा आकर के भगवान को वंदन करना और खास करके गुरु जी के आशीर्वाद लेने आया। मुरादाबाद बाईपास पर कोहरे के कारण वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं पुलिस की पीआरबी गाड़ी भी टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के जिला अस्पताल भेजा। बता दें, मुरादाबाद बाईपास के 0 पॉइंट पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हरदोई में पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2000 मांगे गए। इसी के साथ रिश्वत नहीं दी तो पति का ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। पीड़ित ने जिला अधिकारी से शिकायत भी की और पीड़ित की शिकायत पर जिला अधिकारी ने ग्राम सचिव को निलंबित भी कर दिया। ग्राम सचिव सरिता देवी को डीएम ने निलंबित किया है। डीएम के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र पीड़ित के घर पहुंचे। डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज्य अधिकारी ने ग्राम सचिव को निलंबित भी कर दिया। वहीं आरोपी ग्राम सचिव सरिता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। ये दरअसल ग्राम पंचायत अटवा में एक है विश्वनाथ जी, ये कल जो है डीएम साहब के पास गए थे और इन्होंने शिकायत किया है कि मैं जीवित हूं और मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी कर दिया गया। इसके बाद डीएम साहब ने बीडीओ साहब को फ़ोन से जो है बताया कि इसकी जांच करके और कार्रवाई करिए। उसके बाद शाम को जो है डीएम साहब ने पत्र जो है जारी किया है बीडीओ साहब के नाम से। उसके बाद बीडीओ साहब ने हमें जांच अधिकारी बनाया है। उसी क्रम में मैं यहाँ पे जांच करने आया हूँ कि वास्तव में सत्यता क्या है। तो यहाँ जांच में पाया गया है कि विश्वनाथ वास्तव में जो है जीवित हैं और इनका जो है सचिव द्वारा गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब जांच आख्या जो है डीएम साहब को सौंपी जाएगी आज ही और ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जनपद कुशीनगर से खबर आ रही है, जहां मामला थाना नेबुआ नौरंगिया का है, जहां 7 जनवरी 2025 को तकरीबन 4:30 बजे कृष्ण मुरारी सिंह पुत्र सिंहासन सिंह ग्राम लीलाधर छपरा थाना नेबुआ नौरंगिया द्वारा सूचना दी गई कि वे बाइक से कुरियर कंपनी मीशो का फैक्स और लैपटॉप लेकर ऑफिस पडरौना जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोगों द्वारा रुपए और लैपटॉप छीनकर ले लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें पूछताछ में ये बात मालूम पड़ी कि वादी ने स्वयं आर्थिक तंगी से परेशान होकर लूट की झूठी साजिश रची थी, जिसके बाद झूठी लूट की घटना का अनावरण करते हुए कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम लीलाधर छपरा निवासी कृष्ण मुरारी सिंह द्वारा डायल 112 पर प्रातः 7:41 पर यह सूचना दी गई कि
सुबह 4:30 बजे बाइक से वह अपने कार्यालय पडरौना के लिए जा रहे थे कि रास्ते में कार सवार 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें रोककर उनके हाथ पैर बांधकर गन्ने के खेत में डाल दिया गया तथा उनसे 4,68,000 रुपये तथा लैपटॉप आदि छीन लिए गए। इस घटना में जांच पड़ताल अनावरण हेतु स्वाट और थाना नेबुआ नौरंगिया की टीम गठित की गई, जिसके द्वारा गहनता से छानबीन के बाद यह तथ्य आया कि आवेदक कृष्ण मुरारी सिंह द्वारा जो सूचना दी गई थी वो असत्य वो झूठी है। पारिवारिक तनाव और आर्थिक तंगी के कारण उसके द्वारा ये ऐसा कार्य किया गया था। उसका लैपटॉप और पर्स आदि उसके घर से बरामद किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी भोगांव सर्विलांस टीम द्वारा लगभग 1 सैकड़ा एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल मालिकों को सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खुशी के पल को पत्रकारों के साथ साझा किया। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से लाखों की कीमत के मोबाइल फोन को खोज निकाला गया और उनके मालिकों को सौंपा गया। लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी और प्रशंसा भी की। देखिए, हमारी सर्विलांस टीम ने 130 जो जनपद में खोए हुए मोबाइल थे उनको बरामद किया है। इसमें से सैमसंग के, वीवो के, ओप्पो के, रियलमी के और विभिन्न कंपनियों के हैं और इनकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है और 130 की संख्या में है। तो ये बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल रिकवर किए गए हैं हमारी सर्विलांस टीम द्वारा और इनको आज उनके जो जिनके हैं पीड़ितों को उनको सुपुर्द किया जा रहा है। एक अच्छा गुड वर्क है जो हमारी सर्विलांस टीम ने किया। उत्तर प्रदेश के शामली में स्वामी जनपद में एक बार फिर बदमाशों की दबंगई सामने आई है, जहां उन्होंने एक व्यापारी से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। न देने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। रंगदारी की धमकी मिलने के बाद जहां परिजनों में दहशत का माहौल है, वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई। तो मेरे पास एक कॉल आई थी और उस कॉल में मेरे से जो है ना 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने कहा कि मैं जो है ना पानीपत से बोल रहा हूँ, अपना नाम सुरेंद्र काला करके नाम बताया मुझे और उसने कहा कि तू कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आया है, मेरे को काली फॉर्च्यूनर चाहिए, अगर तो फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दे या मुझे 50 लाख रुपए दे, और अगर तू नहीं देगा तो मैं जो है तेरे को इसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने उससे पूछा, मगर जी सर कहाँ आना है बैठ के पैसे लेके, कि तू शामली वाली गाड़ी में बैठ जाए और मैं बता दूंगा तेरे को कहाँ आना है, मैं तुझे फिर दोबारा से कॉल करूंगा। जी नहीं, उसके बाद अभी कोई कॉल नहीं आई। मैं थाने में गया था, तहरीर दे के आया हूँ अपनी, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है मैंने। हमारे जो थाना अध्यक्ष साहब हैं उनके समक्ष हमने अपनी सारी समस्या रखी। अपने व्यापारी वर्ग के साथ में गया था, हमारी जो है ईश्वर दयाल कंसल जी हमारे साथ थे और हमारे शशिकांत जी थे साथ हमारे, और हमारे सारे सभी भाई थे। जी मैं एक अपना छोटा सा व्यवसाय है, अपना टंकी पाइप का काम करता हूँ, छोटी सी दुकान है अपनी छोटी नहर पे। जी उससे अपना पालन पोषण कर रहा हूँ अपने बच्चों का। किस तरीके का आश्वासन मिला है पुलिस से, कितना सेटिस्फाई? सर सेटिस्फाई तो देखो, हम इस चीज़ के कभी इस चीज़ को हमने कभी फेस नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर दुकान खोलें, आप अपनी दुकान पे जाएं, लेकिन मेरे अंदर एक भय बना हुआ है और भय भी इस तरह का बना हुआ है कि हम मेरा परिवार और मैं भी पूरा डरा हुआ हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा कि तेरे 2 बच्चे हैं और अगर तू ये मेरी शर्तें नहीं मानेगा तो मैं तेरे को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं तेरे बच्चों को देख लूंगा, मैं तेरे बच्चों को भी जानता हूँ, ऐसे करके उसने मुझे धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की अजीबोगरीब तस्वीर बस्ती के जिला अस्पताल से आई है, जहां अराजक तत्वों का आतंक नहीं बल्कि चूहों का इस कदर आतंक मचा हुआ है कि अधिकारी से लेकर स्टाफ और मरीज सभी परेशान हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की ऑटोमेटिक आईसीयू मशीन, वार्ड, दवाएं, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल उपकरण सहित पूरा का पूरा पीआईसीयू वार्ड बर्बाद हो चुका है। मथुरा में एक घर में महिला का शव लटका मिला, वहीं इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मथुरा थाना गोविंद नगर क्षेत्र अंतर्गत चौकी बिरला मंदिर चौकी के पास भागवत विहार किशोरी नगर में एक 27 वर्षीय महिला का शव घर में लटका हुआ पाया गया। इसी के साथ सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मामले में पूछताछ जारी है। मेरे पास तो फ़ोन आया हो गया, बोले ऐसा बात है, मैं सो के जगह हूँ अभी और ये लड़की मिली है मुझे। अच्छा, किसने फ़ोन किया था आपको? इसके पति ने। क्या नाम है इनके पति का? राकेश। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं?
ये लड़की तो अरोदा की है, ससुराल बिरला मंदिर है। तो क्या फांसी लगा ली इन्होंने? हाँ। तो इनमें कोई विवाद चल रहा था, कुछ जानकारी हुई को? नहीं, विवाद क्या, ससुराल में थी अभी कुछ दिन पहले, ससुराल पीयर से ससुराल से लिवा के लाया था इसे। अच्छा, ससुराल यही छोड़ के आया था, फिर यही लिवा के लाया अभी। अच्छा, तो ये राकेश जो इनके पति हैं, ये राकेश पति है। तो ये भाग गए हैं या पुलिस ने पकड़ लिए? नहीं, चौकी वौकी ले गए ये लोग। ठीक, हमें जी जानकारी। कितनी उम्र होगी इनकी? 26-27 साल। बच्चे हैं कोई? नहीं, बच्चा। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्रांतर्गत दिनांक 8 जनवरी 2025 को वादी द्वारा वादी की वैगनार कार और आवश्यक दस्तावेज और मोबाइल की लूट के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार के समस्तीपुर जिला में ग्रामीण और जिला मुख्यालय से दूरी वाले क्षेत्रों में किसान को अतिरिक्त रुपए देकर खेती की सामग्री लेना पड़ रही है, जहां 45 किलोग्राम वजन का यूरिया बैग, जिसका दाम सरकारी दर से 266 रुपए है, जो 350 तक रिटेलर बेचते हैं। रिटेलर बिना नियम को मानते हुए मनमाना तरीके से यूरिया बेचते हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से बिथान के रास्ते बेगूसराय जिला का खुदावनपुर चौराहा, चेड़िया, बरियारपुर मंडलों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में पिछले 5 वर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं सहित फैकल्टी मेंबरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर बाल एवं शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अजय गौड़ सहित न्यूरोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उदैनिया ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों से एनुअल फंक्शन यानी कि वार्षिक उत्सव का आयोजन 6 दिवसीय किया जा रहा है। राजा चिकित्सा महाविद्यालय में 5 वर्षों के बाद वार्षिक उत्सव हो रहा है। इसको लेकर छात्रों में और शिक्षकों में दोनों में ही बराबर का उत्साह देखा जा रहा है और खेलकूद से लेकर जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, साहित्यिक गतिविधियां हैं, जो फाइन आर्ट्स से लेकर उनके जो क्लिनिकल और मेडिकल फील्ड से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा जो माहौल है वो कई वर्षों के बाद इस महाविद्यालय में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए अधिष्ठाता, संयुक्त संचालक एवं सभी फैकल्टी मेंबर, जो सभी प्रभारी हैं विभिन्न विधाओं के, वो सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बच्चों में बड़ा अत्यंत उत्साह है। 5 साल बाद बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में जिसने एडमिशन लिया था उसको आज पहली बार कॉलेज में, जीआर मेडिकल कॉलेज में एनुअल फंक्शन देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी तो एक कल्पना से परे आनंद हो गया। और हमारे सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सभी आनंद विभोर हैं और जोश से भरपूर है। सभी एक्टिविटी में खुल के मंच से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं लिटरेरी कमेटी का इंचार्ज हूं। लिटरेरी कमेटी के अंदर हमने कई इवेंट्स रखी हुई हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कल हमारी 2 इवेंट्स चालू हुई हैं। एक ट्रेजर हंट, खजाने की खोज। खजाने की खोज में हम कॉलेज के अंदर विभिन्न चीज़ों का इशारा करके बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। इस बहाने हमारे बच्चे कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा, कल हमने डिबेट की कंपटीशन किया है, जिसमें MBBS की सीटें बढ़ाए जाने को लेकर, इच्छा मृत्यु के ऊपर, कई इंटरेस्टिंग इंडियन टैक्सिंग सिस्टम के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता। और चलिए अब खबर गंज बासौदा से है, जहां विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को जिले के किसी न किसी तहसील का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और वहां की समस्याओं को देखते हैं। आज इसी क्रम में कलेक्टर ने गंज बासौदा शहर का भ्रमण किया, जिसमें अमृत योजना के अंतर्गत पाराशरी नदी के सौंदर्यकरण के कार्य का भी अवलोकन किया है। इसके पश्चात पुरानी कृषि उपज मंडी में 150 बैंड के निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश भी दिए। पाराशरी नदी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, जो अमृत योजना के तहत चल रहा है, उसका कार्य प्रगति पर है और संतोषजनक है और आने वाले दिनों में उसके नतीजे काफ़ी शहर के लिए सुखद होंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई कि उस नदी के बगल में एक पाथवे की तरह का निर्माण हो रहा है, जिससे कि शहर के लोग आके वहाँ पे कुछ अच्छा समय वहाँ व्यतीत कर सकेंगे और नदी के अच्छे माहौल का एक आनंद ले सकेंगे।
उसी क्रम में मेरे द्वारा आज जो पुराना मंडी प्रांगण है उसमें ज़िले के लिए, शहर के लिए जो सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि बड़ौदा शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगा, उसका निर्माण भी देखा मैंने। निर्माण मई महीने तक कंप्लीट करने का टारगेट है और मई महीने तक वो भवन जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके लिए जो भी जल्दी कार्य कराने हैं, जो संसाधन बढ़ाने हैं, उसके निर्देश दिए गए हैं और जो पुराना हॉस्पिटल है उसको नए हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए जो भी हमारी आवश्यक तैयारियां हैं उसको समय के पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। वो लगातार मेरी मॉनिटरिंग, शिक्षा व्यवस्था और जो महिला बाल विकास की हमारी आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं उनका भी जायजा लिया गया और शहर में एक अच्छा माहौल का निर्माण है और हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार वगैरह मिल रहा है और उनकी लर्निंग भी हो रही है। कुछ बच्चों से मेरे द्वारा इंटरेक्ट भी किया गया। उसी प्रकार से पीएम श्री विद्यालय जो है कन्या विद्यालय, उसका भी भ्रमण किया मैंने। वहाँ बच्चों से बातचीत करके बड़ा सुखद एहसास हुआ और बच्चों की जो आने वाली बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके बारे में पूरे आत्मविश्वास से बच्चे भरे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में 100% जो है पास हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और बच्चों से बातचीत करके मुझे पूरा भरोसा है। वही खबर गुजरात के सूरत से आ रही है, जहां पश्चिम रेल जोन में आने वाले गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खबर है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी 2025 से लेकर अगले 60 दिनों के लिए सूरत रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है। बता दें, सूरत रेलवे स्टेशन पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जा रहा है। सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 को बंद करने के बाद प्लेटफॉर्म 2 पर रुकने वाली अप लाइन 122 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रुकने वाली डाउन लाइन की 79 ट्रेनें 8 जनवरी के बाद से सूरत शहर के ही दूसरे रेलवे स्टेशन उधना स्टेशन पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। 8 जनवरी के बाद से अगले 60 दिनों तक सूरत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 4 से ट्रेनें मिलेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरत स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये प्रोग्रेस कर रहा है बहुत अच्छी स्पीड से और बहुत सारे कार्य ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ईस्ट साइड अगर आप देखें तो जो हमारे सर्विस बिल्डिंग्स हैं और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इसका एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्कोर्स एरिया का डेवलपमेंट, जो एलिवेटेड 145 फीट बाई 85 फीट का हमारा कॉन्कोर्स रहेगा। उसकी डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी हमारा एक फेज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 को कुछ दिनों के लिए बंद किया था। अब प्लेटफॉर्म 4 वापस चालू हो गई है। अब इसके अगले फेज में हमारे प्लेटफॉर्म 2 नंबर और 3 नंबर ये 60 डेज के लिए बंद किए जाएंगे और इस दौरान जो सूरत से कुछ ट्रेन इस दोनों प्लेटफॉर्म के बंद होने के कारण इनको हम सूरत से उधना शिफ्ट करेंगे। तो 122 गाड़ियाँ जो कि मुंबई की तरफ जाने वाली और 79 गाड़ियाँ जो कि वडोदरा की तरफ जाने वाली, इन गाड़ियों को हम सूरत से उधना शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो सूरत में ही हॉल्ट किया करेगी। इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम मल्टीपल तरीके और अप्रोचेस ले रहे हैं, जिसमें कि सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के थ्रू, और साथ ही हमने जो है एक QR कोड भी डिवाइस किया है, जिसको स्कैन करते ही हमारे जो यात्रीगण हैं उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस दिशा में किस दिन कौन सी ट्रेन किस जगह हॉल्ट लेगी और किस जगह हॉल्ट नहीं लेगी सूरत उधना के अगर हम बात करें तो इससे भी यात्रियों को बहुत जो है कन्वीनियंस रहेगा। और साथ ही हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके थ्रू भी हम यात्रियों तक पहुंचते रहेंगे और हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी यात्रियों तक पहुंचते रहेंगे। और इस सभी से आग्रह है कि सूरत स्टेशन रीडेवलपमेंट में जिस तरह से आपने पहले भी साथ दिया है, इस फेज में भी हमारा साथ देगा ताकि एज सून एज पॉसिबल हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करें। और चलिए, इसी के साथ खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।